कि चिराग पासवान की और क्या शर्तें हैं। ये गुस्सा एक दूसरे से नहीं, हमको लगता है कि जो भाजपा ने चुप्पी साध ली थी उस समय, शायद गुस्सा उसी बात का है, क्योंकि इसी भाजपा ने इतना प्यार दिखाने के बावजूद नीतीश के चलते हमको सौतन बना दिया। देखिए आपको हमको नहीं दिख रहा, क्योंकि बैठ के टेबल पे तो बतिया नहीं रहे हैं। कोई दिल्ली में लुका के बतिया रहा है, कोई हरिद्वार जाके बतिया रहा है, कोई कहीं बतिया रहा है, कोई पटने में कह रहा हो यहीं बतिया लेते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की भी विश्वसनीयता का ये हवाला देता है कि कितने विश्वसनीय नेता है कि लोग झटका लगता है तब भी वापस जाने के लिए तैयार है। कि कुशवाहा समाज में वो जहाँ से खड़ा हो जाए वहाँ कोई दूसरा कुशवाहा खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है। नीतीश कुमार के जाने के बाद वोट बैंक उनको चाहिए। यही तो खेल है, नरेंद्र मोदी जी की साख दांव पर है। बिल्कुल। हाँ, गठबंधन में ठीक है 7 दल हैं, लेकिन कम से कम चर्चा तो हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मांझी जी कह रहे हैं हमको 5 सीट चाहिए, वो कह रहे हैं हमको 2 सीट चाहिए, वो कह रहे हैं हमको 18 सीट चाहिए। नमस्कार, एक अलग अंदाज में आज आपके सामने हम मौजूद हैं और ये अंदाज जब नमन जी हैं तो निश्चित रूप से पंचनामा का ही होगा। पंचनामा में लगातार नमन जी बिहार और देश की राजनीतिक जो स्थितियां हैं, जो बीमारियां हैं, उसकी चीर फाड़ करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आज भी कई तरह की बीमारियां हैं, जिन बीमारियों का इलाज लेकर के आए हैं। कौन सी सर्जरी होगी, क्या होगा, कंपाउंडर तो है नहीं, तो इसीलिए हम दोनों मिल करके आज उस बीमारी को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और अब उसके इलाज की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसमें से कई ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज को ठीक तो रखना पड़ेगा ना। तो बिहार की राजनीति में, और बिहार की राजनीति जब देश की राजनीति को प्रभावित करने चलती है तो निश्चित रूप से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको जगह पर ले आएँ और इस बीमारी का इलाज कितना अधिक तक और क्या क्या संभव है, वो सारे पैथी, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद, किसी भी पैथी से अगर वो बीमारी ठीक हो सकती है तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। नमन जी, सबसे पहले तो आज हम आपका स्वागत करते हैं पंचनामा में, और लगातार आप बिहार की राजनीति की चीर फाड़ करते रहे हैं, गंभीर बीमारियों का इलाज करते रहे हैं। आज भी हमारे पास 4-5 ऐसी लाइलाज बीमारी है जी, हम चाहेंगे कि उसका भी इलाज आप शुरू करें और बताएं कि कैसे इसका समाधान हो सकता है। जिसमें पहली बीमारी है कि एनडीए को तो आप देख रहे होंगे, एनडीए में बिहार की अगर बात करें तो 40 सीटें एनडीए के पास है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। जिसमें 17 वो खुद जीते हुए हैं, 6 उसके सहयोगी जीते हुए हैं, लेकिन 17-6 23 सीटों के बाद मात्र 17 सीटें बचती है और उसका कहना है कि 100 आ जाओ। कैसे ये बीमारी दूर होगी? शुरुआत तो जैसे कि मैं रिलेटिविटी की थ्योरी से करता हूँ हर बार, एक पहला एग्जाम्पल तो ज़रूर दूंगा। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे हाउस होल्ड में भी होता है जी, महिलाएं, माता हो या बहन हो या पत्नी हो, वो सुबह से बोलते रहती हैं जी, कितना रोटी खाओगे, खाओगे बनाएं, खाओगे बनाएं, कितना रोटी खाओगे, कितना रोटी खाओगे, वो कहते रहती हैं जी। लेकिन आप व्यस्त रहें, कोई मोबाइल में, कोई अपना नहा रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई काम कर रहा है, हम उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, अरे ऐसा थोड़ी कि नहीं बनने मिलेगा, मिलेगा ही जी। लेकिन जब आटा सन जाता है तब आप एक तरह से पैक हो जाते हैं। अब रोटियां आप उसमें कितना भी बना लीजिए, लेकिन आटा का कैपेसिटी तो वही रहेगा जी। बिल्कुल। अब दिक्कत क्या है कि जैसे ही आटा सन जाता है उसके बाद अगर कोई आके आप कहिए कि नहीं हम 4 रोटी खाएंगे और सब्जी बहुत बढ़िया बनाए, हम 5 रोटी खाएंगे, हम 8 रोटी खाएंगे, ये जब आप कहने लगते हैं तो आप देखिएगा माता बहनों का चेहरे का एक्सप्रेशन जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर एनडीए में यही हो रहा है जी। बार बार एनडीए के दल लगातार आपस में जब बात, देखिए आपको हमको नहीं दिख रहा, क्योंकि बैठ के टेबल पे तो बतिया नहीं रहे हैं। कोई दिल्ली में लुका के बतिया रहा है, कोई हरिद्वार जाके बतिया रहा है, कोई कहीं बतिया रहा है, कोई पटने में कह रहा हो यहीं बतिया लेते हैं। तो ये जो मुलाकातें लुका लुका के हो रही हैं, छुपा छुपा के, इनमें पूछा जा रहा है कि वो रोटी खाओगे, और सब लोग अपने अपने आधार पर, कोई अनमना के बोल रहा है, कोई कह रहा है देखिए मेरा तो लायबिलिटी है, हमको तो इनको देना है, पशुपति पारा जैसे कि, अब कोई कह रहे देखिए इनको तो है, हम मेरा तो कहीं और प्रॉब्लम है, हमको तो सब्जी पसंद नहीं है ये वाला, तो हम तो कम ही खाएंगे हो सकता है, तो अगले सब्जी उनको बढ़िया लग गया, खाते समय रुच जाएगा और 2 रोटी मांग लेंगे। ये परिस्थिति कमोबेश बनी हुई है। कोई गेस्ट आ गया है, उसी में कुछ लोग गेस्ट बन के भी आ गए हैं, कुछ अनइनवाइटेड हैं, अनइनवाइटेड भी है, उसी में गाय का भी रोटी निकालना है को मांझी जी आप समझ रहे बाबा, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भाजपा फंस गई है। मैं साफ बोलूंगा, मारा मारी है, वो कुछ नहीं है।
किसी ने अब तक स्पष्ट नहीं किया कि वो खाएगा। जो आसान लग रहा था वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया जी। आज इसको बहुत आसानी से भाजपा निपटाना चाहती थी, हो सकता है कि निपट भी जाए, लेकिन मौजूदा स्थिति में बाबा ये बहुत सांप एक जगह नहीं होता, स्नेक पीट, और उसमें हाथ डालने जैसा है। और बगल में पूरी बन के तैयार है, तो ऐसा स्थिति में थोड़ा सा निश्चित तौर पर ऑप्शन है ना। अरे महागठबंधन में ठीक है 7 दल हैं, लेकिन कम से कम चर्चा तो हो रही है। मांझी जी कह रहे हैं हमको 5 सीट चाहिए, वो कह रहे हैं हमको 2 सीट चाहिए, वो कह रहे हैं हमको 18 सीट चाहिए। ये चर्चाएं हो रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं सामने वाला के अब आपके यहाँ रोटी बना नहीं है, अब वहाँ छन छन आवाज आ रहा है किचन में पड़ोसी के, मन तो ललचाए करेगा। और आपके यहाँ भी ये सिस्टम चल रहा है कि कौन कितना खाएगा, खाने वाले कितने हैं ये भी नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने भोज घरी कोहरा रोकने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अब चुनाव बहुत नजदीक है बाबा, आंख झपकते चुनाव आ जाएगा जी। खास तौर पे हमारे आपके जैसे जर्नलिस्ट के लिए, जो दिन भर ये जो खबरों के टुकड़े हैं इसको बिटोरते रहते हैं हम लोग जी। कूड़ा जैसे चुनता है, तो कूड़ा चुनने वाला बूढ़ा पीठ पर रख लिया और ये कचरा अच्छा उठा लिए। आपके लिए कचरा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो खबर है। अच्छा नमन जी, ये तो समझ में आया कि मारामारी है, जैसा कि आपने समझाया भी, लेकिन अब इसमें आ रहा है कि आपके जो भोज बने हैं, रोटी बनी है, उसमें किसको क्या चाहिए जी जी। तो चिराग पासवान ने अपनी समस्याओं और एक्सपेक्टेशंस के साथ, चिराग पासवान ने इनवाइटी होने के साथ साथ अपना डिमांड भी रख दिया, भैया हम आएंगे तो हम तो ये खाएंगे जी, इसके साथ रोटी आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हमारा ये डिमांड है जी। उसको कैसे आप देखते हैं? मैंने जो टर्म यूज किया है आप वही टर्म बताइए मुझे। पहले सबसे पहले है कि चिराग की शर्त जारी, चिराग की शर्त जारी जी। जो पहला क्लॉज है इस पंचनामा का, तो चिराग की जो शर्तें हैं, आपको याद होगा पिछले पूरे साल केवल यही बीता कि चिराग की कितनी शर्तें हैं। चिराग ने 4 शर्तें रखी हुई हैं, चिराग की शर्तों पर एनडीए मानेगी जी। शर्त तो अभी भी जारी है, और इन शर्तों का सबसे पहले खुलासा आप ही ने किया था। बिल्कुल बाबा, 4 शर्तों को उस समय तो चिराग पासवान भी डिनाई कर रहे थे जी जी। नहीं, मैंने ऐसे मुझे पूछे तो मीडिया का मतलब समझ में आ रहा है कि बाद में शर्तें खुलकर सामने आए। इसी तौर पर हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई हमारी शर्त क्यों नहीं होगी, हम एक राजनीतिक दल है और हम कंप्लीट सरेंडर क्यों करें। देखिए पशुपति पारस ने एक तरह से कंप्लीट सरेंडर कर दिया जी, पृथ्वी माली ने कर दिया, तो इनके इसका फायदा क्या चुनाव में होगा, ये इन लोगों को देखने के बाद समझ में। विद्यापति चंद्रवंशी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दल हैं, इन दलों की अपनी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, ये आगे सोच के चल रही हैं। लेकिन चिराग पासवान ये जानते हैं कि हम भाजपा के साथ जब निगोशिएट करने जाएंगे बिना नीतीश के, बिना नीतीश वाली भाजपा से, क्योंकि इसी भाजपा ने इतना प्यार दिखाने के बावजूद नीतीश के चलते हमको सौतन बना दिया। बिल्कुल। तो अब समय आ गया है कि अपना वैल्यू वहां एहसास कराएं कि भाई हमारी आवश्यकता आपको है, और लगभग सभी दल यही कर रहे हैं, सभी दल इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और चिराग पासवान की शर्तें जो बाबा जो थीं, वो शर्तें लीनियंट हुई हैं। मैं आपको ये बता दूं, एक खुशखबरी यही है कि बीच का रास्ता निकला है, लेकिन वो रास्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि नौली भी उसी में निकालना है, गली भी उसी में निकालना है, और कूड़ा भी लोग उसी में फेंकेगा। भाजपा और चिराग पासवान के बीच की जो गली है, ये रास्ता नहीं निकल पा रहा है सच पूछिए तो। और कुछ चीज़ों पर चिराग पासवान पीछे जरूर हटे हैं। मैं ये बता दूं, चिराग पासवान को बुरा लगेगा ये बात कि मैं पीछे नहीं हटाऊं, वो अभी भी दावा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं समझौता तो अक्सर ऐसा ही होता है। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा तो दाएं बाएं होना ही पड़ेगा। देखिए सीटों को लेकर चिराग पासवान का थोड़ा समझौता उन्हें करना पड़ेगा, ये बात वो भी समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। उनके पास पशुपति पारस के अन्य भाजपा के नेताओं के बेटे अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, किसको दे पाएंगे, कैसे गारंटी दे पाएंगे टिकट का? असंभव है। इस वक्त वो टिकट की गारंटी किसी को नहीं दे सकते हैं। इस वक्त वो एक ही गारंटी दे सकते हैं, खुद की गारंटी, कि आखिर वो अपने चुनाव कैसे लड़ेंगे। जमुई में उनका मामला फंसा हुआ है, आप छपरा का स्थिति देख सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा एक रास्ता निकाल सकती है, पशुपति पारस को राज्यसभा भेज। हम वहां भी चर्चा करेंगे पशुपति पारस का, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि चिराग पासवान की और क्या शर्तें हैं। देखिए सबसे बड़ी शर्त चिराग पासवान की यही है कि सीटों का समझौता चिराग पासवान परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हैं।
सीटों के हिसाब से नहीं, जो उनका वोट प्रतिशत है, वोट प्रतिशत है उसके आधार पर, और जो उनके पिता को मिलता रहा है उस आधार पर। वो ये नहीं कहेंगे कि पशुपति पारस को 5 दे दिया तो वो मेरा हो गया, नहीं। मैं जो लेता आया हूँ, लोजपा जो लेती आई है, लोजपा अपनी पार्टी को मैं मानता हूँ, इसको वो दीजिए जो आपने दिया था हमारे पिताजी को। भले उनके पास प्लेयर हो, लेकिन मैदान में कौन जीतेगा इस विन विन स्थिति के हिसाब से आपको करना ये बहुत बड़ा शर्त हो जाता है बाबा। इस शर्त पे भाजपा बेचैन हो जाएगी जी। दूसरी शर्त, छपरा की सीट पुश्तैनी सीट है, चूंकि चिराग पासवान की, लोजपा की, मैं ये नहीं कहूँगा चिराग पासवान की है, क्योंकि हाजीपुर, माफ की, सॉरी, हाजीपुर की सीट, मैं बार बार छपरा बोल देता हूँ। हाजीपुर की सीट पुश्तैनी सीट है उनकी, और उस पुश्तैनी सीट पर यही आप नहीं कह सकते कि केवल चिराग का ही हक है, क्योंकि क्षेत्र रक्षण उस सीट पर लगातार करते आए थे पशुपति पारस अपने भाई रामविलास पासवान के लिए। सांसद भले वो रहे हो, लेकिन काम दिए थे, तो इनका भी दावा तो उतना ही बुलंद है। लेकिन पशुपति पारस को अगर, चूंकि उम्र भी उनकी हुई है, तो अगर भाजपा एक बेहतर ऑफर देती है कि आइए राज्यसभा चले जाइए, आप राज्यसभा में भी हमें बुलंद करना है अपने आप को, तो राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन दे सकती है, खाली हो रही है सीटें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाबा गेम हो जाएगा, मैनेजमेंट हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि चिराग पासवान की जो शर्तें हैं उस पर लगभग जगह पर बात आती नजर आती है। नीतीश तो वापस आ नहीं रहे हैं अब, तो एक शर्त तो उनकी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाती है। बिल्कुल। इसके आगे जो है, आपने ये चर्चा में कहा था कि सहनी का डिमांड बहुत भारी है, क्या है वो? देखिए, सहनी का डिमांड बाबा बहुत भारी, आज का गेम बड़ा है, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 12 सीटें लोकसभा में मांग रहे हैं मुकेश सहनी, लेकिन इसमें कैच है जी, वो बिहार में केवल नहीं मांग रहे हैं, वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश मिलाकर मांग रहे हैं जी। वो गेम बड़ा मैं अपने समझाया। बात ये है बाबा कि अगर 12 सीटें भाजपा दे देगी किसी एक दल को, खासतौर पर जिस दल को उसके साथ भाजपा का रिश्ता लव हेट का रहा है, तो ये बड़ा माने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पहुंचने जैसा होगा। खास तौर पे तब बाबा, बस इस बात को समझिएगा सभी लोग, कि जब विपक्षी एकजुटता के आधार पर एक अच्छी खासी सीटें काटकर नीतीश कुमार लेकर जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि 10 सीट की आवश्यकता पड़ जाए, 4 सीट की आवश्यकता पड़ जाए, 5 सीट की आवश्यकता पड़ जाए, और उसमें अगर मुकेश सहनी खेल कर दें जी, तो मोदी के बारात में नीतीश की शादी हो जाएगी। और पहले भी जब झोटा झोटी होकर के फिर तलाक होता है तो वापसी आने पर बड़ा मुश्किल होता है, और नहीं है कि लगभग होता है, लेकिन अगर आ गए तो दोनों को इस बात का एहसास होता है कि फिर झोटा झोटी हो सकता है। बाबा, भाजपा ने अपनी तरफ से जो कहा जा सकता है कि छेका, मैंने छेका शब्द का प्रयोग किया है, छेका ही है, राजनीतिक छेका है। मुकेश सहनी को सिक्योरिटी दे दो, हमारे भोजपुरी में छेका और बाकी सब जगहों में रोका कहते हैं। तो लड़का वाला लड़की पसंद आ गया, लड़की वाला लड़का को पसंद आ गया, तो छेका कर देता है जी, कि वो नेक बैना दे दिया, 10 आदमी बैठ के बोलिए कि ना भाई अब डेट तय कर दिया जाएगा। तो वही कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी दिया गया है इन लोगों को, किसी को Y+, किसी को Z+, ये छेका ही किया है भाजपा ने। और इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं मुकेश सहनी कि भाजपा चाह रही है, ये बात तो अब सार्वजनिक है कि भाजपा उनको बुला रही है। उन्होंने तो मंच से कहा था कि हम, उनके पास एक वोट बैंक ना है, और नीतीश कुमार के जाने के बाद वोट बैंक उनको चाहिए। यही तो खेल है, नरेंद्र मोदी जी की साख दांव पर है। बिल्कुल, इस बार एक भी गलती नहीं कर सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट ने तो और ज्यादा बेचैन कर दिया। बिल्कुल, लगातार सर्वे आ रही है। बिल्कुल बाबा, एक और बात है, आपका प्रोजन हो और वो आगे कोई उसी में कह दे कि अरे आप चटनी नहीं रखे हैं, तो 2 तरह का चटनी बना भाई, आम के सीजन आम खटमीठी बनाओ, रायता बनाओ। सही है, अपने प्रोजन में क्यों रिस्क लेना? अरे उधर के मिठाई है, करेका नहीं है, बना भाई जिलेबी छान दे, एक के दिन का है, रोज थोड़ी जिलेबी छानना है। ये कहीं ना कहीं बाबा भाजपा इसी प्रयास में है कि भाई सबको लेके चलते हैं, अपना प्रोजन गड़बड़ाना चाहिए। कोई आके ना दूस दे कि अरे हरियर का पुड़िया ना रहेगा यानी मुकेश सहनी का अगर भारी भी है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बोझ अपने ऊपर लादने के लिए तैयार नजर आ रही है। बाबा, मुकेश सहनी से इससे कम सीटों में समझौता नहीं होगा। मैं जहाँ तक मुकेश सहनी को समझता हूँ, वो इस सब मामले में बड़ा रिजिड पॉलिटिशियन है, वो मानेगा नहीं अगला। 2014 के एक और साथी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका कैसा उधारी है जो चुकाना है? उपेंद्र कुशवाहा का तो उधारी आप बेहतर समझ सकते हैं बाबा, लेकिन मैं बता देता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक उधारी कई लोगों पर है जी। कई नेताओं को साथ लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार चलते रहे हैं जी, और एक बड़ा संगठन बार बार कभी विलय कर देना, फिर नीतीश कुमार के साथ चले जाना, और सभी लोग को दबाव डाल के नहीं चलिए उस जगह पे, फिर वहाँ से आना। और देखिए बाबा, आप जब इतने गलत फैसले लेते हैं जीवन में, और उन फैसलों में यदि आपके साथ कोई हमेशा खड़ा रहे, तो वो व्यक्ति उसके पास आपकी एक उधारी हो गई है, बिल्कुल उसे चुकाना पड़ेगा। माधव आनंद से लेकर
आप मैं नाम लेकर किसी को नहीं करना चाहूँगा, हालांकि एक तो नाम मैंने ले लिया, अब मुँह से निकल गया तो निकल गया, कई नाम हैं जी। इन सभी लोगों को चुनाव लड़वाना है, इनको किसी को 24 में, किसी को 25 में। तो चूंकि पहला भूखा ढेर दिन से है लोग, तो पहला जब देखिए चावल पुलाव रोटी सब होता है उसमें, लेकिन पहले जो आ जाता है स्टार्टर, तो आजकल देखते होंगे बाबा शादी ब्याह में कि प्लेट लेके घूमता है सब कि वेज कबाब, सीख कबाब, फलना कबाब, तो आजकल लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, भूखे आदमी पहुंचता है पर वही खा के पेट भर लेता है, अब बाद में जब खुलता है काउंटर तो बढ़िया आइटम छूट गया, बढ़िया आइटम तो रह गए, तो प्लेट में जानते हैं उसमें भर लेता है लोग, लेकिन भरने के बाद खा नहीं पाता, ज्यादातर प्लेट देखिएगा रखा है उसी में। तो यही कहीं ना कहीं है, इनके साथ जो लोग हैं राजनीतिक, उनका बैकलॉग बहुत पुराना हो गया बाबा। रालोसपा में कई लोगों को मौका नहीं मिल पाया, आपको याद होगा माधवानंद जैसे किसी आगे भागे थे, बिल्कुल वापस आ जाना ही माधवानंद का बहुत लोग हैं अभी, ये साबित करता है कि उनकी आस्था बहुत है उपेंद्र कुशवाहा में, और उपेंद्र कुशवाहा की भी विश्वसनीयता का ये हवाला देता है कि कितने विश्वसनीय नेता हैं कि लोग झटका लगता है तब भी वापस जाने के लिए तैयार। आप समझिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता ये है कि कुशवाहा समाज में वो जहाँ से खड़ा हो जाए वहाँ कोई दूसरा कुशवाहा खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है, कारण बिल्कुल आपने सही कहा। बताइए एक कहानी में बताता हूँ यहाँ पर कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने भाजपा ने सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया जी, लेकिन यही वीर है कि एक बार भी ना भाव ऊपर हुआ ना नीचे हुआ। ये जो ब्लफ ताश के गेम में पोकर फेस कहा जाता है इसको, कि पत्ते खराब हैं, आप ब्लफ कर रहे हैं, लेकिन चेहरे का भाव जो है बड़ा। मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आरसीपी सिंह हो, कोई हो, इन सारे नेताओं के चेहरे पर दिख जाता है कि भाजपा या कोई भी दल अगर मतलब किसी भी परिस्थिति में वो चेहरे के भाव बता देते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसे नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर बाबा का भी जिक्र नहीं आया। ठीक है, चिराग पासवान पर आरोप तक लग गया कि सम्राट चौधरी का विरोध करवा दिए, जबकि वो ओबीसी हैं, दलित हैं, बिल्कुल दूर तक मैंने कहीं लड़ाई नहीं है, कोई रास्ता ही तो डायरेक्ट जाति वाला मारा है भाजपा। लेकिन फिर भी देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बना ली, नीतीश से अलग हो गए, सब हो गया ना, तब उपेंद्र कुशवाहा तब सम्राट चौधरी को बनाया। पहले ही बना सकते थे, काफी दिन से चल रहे थे बैकलॉग में, सही बात। लेकिन भाजपा ने एकदम ऐसे जगह पर लाकर फंसाया उपेंद्र कुशवाहा को कि उपेंद्र कुशवाहा छटपटा गए थोड़ा देर के लिए, और देखना भी चाह रही थी भाजपा कि इस परिस्थिति में क्या रिएक्ट करते हैं। क्या कहा आरएलजीडी ने कि कुशवाहा का नेता एक ही है, छटकल भटकल नहीं, कोई भी चाचा भतीजा फूफा का लड़का नहीं चलेगा, अपना भाई होता है। आपने उपेंद्र कुशवाहा को पिछले चुनाव में बहुत ईमानदारी से कहा कि कमजोर किया, जाति की वोट टूटी, मैं चला गया नीतीश कुमार के पास, मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे आवश्यकता थी इस वोट बैंक की, बिल्कुल दरअसल मुझे इस वोट बैंक को टूटते हुए नहीं देखना था। इस वोट बैंक की जो बिहार में धमक थी वो कम ना हो जाए, ये मुझे नहीं देखना था, इसीलिए मैं नीतीश के साथ गया, लेकिन नहीं हुआ कॉम्प्रोमाइज। चलिए कोई बात नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की देखिए कुछ ये तो उधारी भी बाकी है और कुछ सीटों की रिक्वायरमेंट्स उनको ज्यादा है इस बार। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो खबर जो बार बार आई कि 2-3 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें कम से कम चाहिए होंगी, जो चाहिए होंगी। 2019 की स्थिति थी लगभग उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि लोग आ रहे हैं एनडीए में, जो महागठबंधन में हुआ करते थे, तो वो एक्सपेक्टेशन तो वहीं लेकर के आ रहे हैं, और उसमें कुछ और बढ़ा भी है, चूंकि संख्या बढ़ी है, जनाधार बढ़ा है, बहुत कुछ बढ़ा है, तो वहाँ लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे अंतिम बात हम ये जानना चाहेंगे नमन जी कि आपने कहा है कि पारस की आएगी बारी, इसमें क्या है, क्या पारस के सांसदों के साथ बारी आएगी, या पशुपति कुमार पारस को जो समझौता करने की बात हम लोग तथाकथित रूप से कह रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें समझौता करना पड़ेगा चिराग पासवान के आने के बाद, उसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए पशुपति पारस रामविलास पासवान के बाद जो हायरार्की है, हालांकि राजा का बेटा राजा बनता है, हमारे यहाँ सिस्टम यही है, लेकिन जो काम पशुपति पारस ने आज तक किया उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। संगठन में काम किया है उन्होंने, ये आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो बाहर काम करते रहे, संगठन के अंदर काम किया है, टिकट दिलाने से मैंने लो प्रोफाइल रह करके पार्टी को आगे। तो अब उनकी बारी आनी चाहिए, ये चिराग पासवान को भी समझना होगा। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल भी किया। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल यही बात है, वो जानते हैं कि ये
ठंडे रहता है। ठंडे इन द सेंस कि मतलब ये मत समझिए कि बुरा ठंडा, ठंडा मतलब काफी संतोषी नेता है। वो समझ रहे हैं कि राजनीति किस तरफ जा रही है। बंद कमरे में मेरी उनसे जब मुलाकात हुई और मैंने बहुत टटोलने की कोशिश की, मैंने कहा इंटरव्यू लेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे बात ना बोले, चुप लगा के बैठ के अपना इनका बात सुनते हैं, ज्यादा कुछ हो सकता है। और मैं पिन करता रहा कभी उनको, कभी उनके बगल वाले को, क्या कि वो रिएक्ट करते रहे। और उनके रिएक्शंस को देखकर मुझे एहसास हुआ कि पुराने चावल तो हैं जी, मतलब गंभीर नेता है और वो जान रहे हैं। और उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने बिहार की राजनीति की नस पकड़ ली है इस बार। उनमें वो है बात जो उनके भाई में थी। और यही कारण है नमन जी की एक सोशल मीडिया पर मैंने देखा भी था कि दोनों चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को कई मीडिया चैनल मिलाने की भी बात कर रहे थे। शायद यही उनका जो कहने का मतलब कि रामविलास पासवान की बारी थी। जी। अब पशुपति पारस की बारी है। पशुपति पारस डिजर्व करते हैं कि उन्हें वो लाइमलाइट मिले। अब चूंकि राजनीति उनकी अब समाप्ति की ओर है, उनका एक तकाजा है। दोनों भाई उनके गुजर चुके हैं। कहने के लिए रिश्तेदार के नाम पर चिराग पासवान है उनके पास, पुत्र हैं उनके जो कि बहुत अभी यंग है, जो राजनीति में तुरंत नहीं आ सकते हैं। तो चिराग पासवान को ही ना दे के जाएंगे पशुपति पारस, मतलब एक रास्ता उनको बनाना होगा। सीधा बात समझिए, अगर चिराग पासवान को ही ना दे के जाएंगे, पड़ोसी के लड़के को थोड़ी वसीयत लिखा जाता है। सही बात। चचेरा अपने ही चाचा का लड़का, अपने भाई का लड़का, उसी को ना दीजिएगा। यहाँ तक कि फुफेरा ममेरा में चला जाता है यहाँ संपत्ति है, लोग जोड़ लेता है रिश्ता में, रिश्ता तड़का पर दे देता है। तो लेकिन पशुपति पारस, ये राजनीतिक पूंजी जो है रामविलास पासवान की, ये पार्टी ये कहाँ जाएगी? आप देखिए ना, इस धन, इस कोठरी का धन इसमें, इस कोठरी का धन इसमें, ये पैटर्न है। आप देख लीजिए, RLJP का कोई भी नेता अगर खिसियाता है पशुपति पारस से तो वो LJPR में जाता है। LJPR का कोई नेता खिसियाता है तो उसमें जाता है। मतलब ये इनके अलावा ऑप्शन तीसरा इनको मिलता भी नहीं मिल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं बाबा, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये पारिवारिक लड़ाई है। उनको लगता है कि हमारी माँ को बोल दिया, इनको लगता है कि हमारे पुत्र के बारे में बोलता है। तो ये बाबा यही होता है गोतिया लड़ाई में। गोतिया की लड़ाई में यही होता है, एक दूसरे के बारे में बोला जाता है, लांछन लगाया जाता है। अब फिर जब बात आती है एकजुटता की, एक अब रामविलास पासवान को लेकर कोई बयान दे दे, आज मैं सिंपल एक हाइपोथेटिकल समान रख रहा हूं, रामविलास पासवान को लेकर कोई गलत बयानी कोई नेता कर दे, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा? निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस करेंगे। दोनों रिएक्ट करेंगे, कोई पहले कोई लेट करे, और दोनों एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो बाबा, जब आपका ध्येय एक है, लक्ष्य एक है, रास्ता एक है, तो साथ भगवान एक है, तो साथ चलने में क्या लगा हुआ है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है, मुझे जो ये समझ में आ रही है बातें, ये गुस्सा एक दूसरे से नहीं, हमको लगता है कि जो भाजपा ने चुप्पी साध ली थी उस समय, शायद गुस्सा उसी बात का है। ये देखिए, ये चिराग पासवान ने, आपको याद होगा जब चिराग पासवान हाईटी में बैठे हुए थे हम सभी पत्रकारों के साथ, तो एक बात उन्होंने कही थी, खासतौर पर आपको याद होगा, मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि, हालांकि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि दो परिवारों की जब लड़ाई होगी तो पंचायती करने जो लोग आएंगे वो एक पक्ष से नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। आई डोंट एक्सपेक्ट बीजेपी टू कम एंड मेंड आर क्वेरल, हमारे बीच जो भी हो रहा है ये भाजपा सुलझाए, ये मैं नहीं चाहता। और ये भाजपा को करना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अलग होती है, ये लड़ाई पारिवारिक लड़ाई अलग। और इसमें बाबा अगर सुलह होता है तो वह स्वतः ही होगा। जी। देखिए, सुलह कराने वाले कौन इसमें हो सकते हैं? मैंने शुरू से कहा सूरजभान सिंह, क्योंकि उस समय भी उन्होंने वो कुछ बातें रखी थी। राजनीति अपने जगह पर है। सूरजभान सिंह ने बहुत भावनात्मक होकर पहले भी कहा था कि 1.5-2 साल की बात है, फिर चिराग आ जाएंगे। और आज भी जो उनका इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि चिराग को अब दे देंगे, अब दे देना चाहिए, पशुपति पारस जी को नहीं दे देना चाहिए। यही होता है बाबा, यही होता है, सच्चाई यही है कि इन दलों के बीच JP नड्डा, ओम बिरला, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अमित शाह क्यों आएंगे? बिल्कुल। आप दोनों को खुद, और देखिए एक बात समझ लीजिए, 2 तरह के पंछियों को लाइए और साथ रखने की कोशिश कीजिए पिंजड़े में, लड़ाई कर सकते हैं, लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, लेकिन जब आप भोजन परोस दीजिएगा तो दोनों मिलकर के दोनों पहले भोजन करेगा फिर बाद में। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हैंडल करने का तरीका भाजपा का बड़ा बढ़िया है। भाजपा, आप देख लीजिएगा चुनाव तक कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। मुझे 100% पता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस
एक नहीं होंगे तो एक जैसा हो जाएगा। ऐसा हो जाए। चलिए, तो आज पंचनामा में कई ऐसी पैथी है जिससे कोशिश किया गया कि आपको बिहार की राजनीति और एनडीए के भीतर हो रहे जो सीट शेयरिंग को लेकर के झमेले की खबरें आ रही हैं, या कहा जा रहा है कि तथाकथित रूप से मुश्किलें होंगी, उसको सुलझाने का कोशिश किया नमन जी ने। ऐसे ही लगातार पंचनामा में बिहार और देश दुनिया की राजनीति को लेकर के उसकी सर्जरी करने के लिए हमेशा आगे बढ़ कर के आते हैं। अगली सर्जरी में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।